गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। आज हमारा टॉपिक डेप्रीसिएशन है जिसको हम पढ़ाएंगे। डेप्रीसिएशन हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में आता है। पहले हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 लिखते थे, लेकिन अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 को ट्रांसफर कर दिया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में। तो अगर ऑप्शन दिया हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 और 10 लिखा हो तो आप 10 पे क्लिक करना। ठीक है, अगर आप 6 पे टिक लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 होता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, जिसमें हम लोग डेप्रिसिएशन को लेते हैं। और डेप्रिसिएशन चार्ज किस पे करते हैं? तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है फिक्स्ड एसेट्स पे चार्ज करते हैं। अगर जैसे क्वेश्चन आ जाए लिखा उसमें करंट एसेट, ठीक है, तो अगर करंट एसेट लिखा है तो डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होता है, ये बात आप याद रखना। तो करंट एसेट पे नहीं चार्ज करते हैं। करंट एसेट्स का मतलब होता है चालू संपत्ति, फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है स्थायी संपत्ति। और अगर लिखा हो फिक्स्ड एंड आर्टिफिशियल एसेट्स तो लोग सोचेंगे चलो फिक्स्ड लिखा है तो टिक लगा दें, लेकिन नहीं। सिर्फ अकेले फिक्स्ड लिखा हो तभी हम लोग टिक लगाएंगे। अगर फिक्स्ड के साथ कुछ और ही लिखा है तो फिर वो भी गलत हो जाएगा। और लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। नंबर वन ये चीज याद हो गई। नंबर टू है लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होता है, ये बात है याद रखना। नंबर थ्री है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब होता है जिंदा जानवर। जो जानवर जिंदा होते हैं उन पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। जब वो मर जाते हैं, ठीक, जब उनकी डेथ होती है तो डेथ के बाद उन पे एक साथ डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो देखो डेप्रिसिएशन लगता है हमारा किस पे? तो डेप्रिसिएशन लगता है हमारा फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है। नंबर पॉइंट ये हो गया, नंबर वन पॉइंट। इसके बाद फिर डेप्रिसिएशन करंट एसेट्स पे नहीं लगता है ना। तो फिक्स्ड एसेट के साथ में दिया हो कि फिक्स्ड एंड आर्टिफिशियल एसेट्स कुछ दिया हो तो उस पर भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। दूसरा है जमीन पर, लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। लाइव स्टॉक का मतलब होता है जिंदा जानवर। जो जानवर जिंदा है उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। जैसे भैंस है, ठीक है, तो सपोज दैट ये भैंस है, ठीक है, तो ये 10 साल तक जी है। तो अगर ये 10 साल तक जी है तो जीने पे इसने हर रोज सुबह शाम दूध देती होगी, तो इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाया गया। लेकिन जब ये मर गई, मरने के बाद इस पर डेप्रिसिएशन लगता है। जैसे घोड़ा है तो घोड़े पे जब तक वो चल रहा है, जिंदा है, तब तक उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, क्योंकि वो जिंदा है। तो जिंदा पे क्या डेप्रिसिएशन लगाओगे? वो तो चल ही रहा है, जैसे पहले चलता था वैसे अभी चल रहा है। तो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है जब वो चीज मर जाती है। और डेप्रिसिएशन हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में आता है। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। और डेप्रिसिएशन हम लोग लगाते क्यों भैया को पता है? डेप्रिसिएशन हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि हम अगर हर साल डेप्रिसिएशन एक निश्चित रेट से अगर चार्ज कर रहे हैं तो आगे चल के जब वो मशीन की वैल्यू एक्सपायर होगी तो हमारे पास कुछ पैसा रखा होगा ना, जिससे हम नई मशीन खरीद सकें। इसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। पांचवा पॉइंट है अगर कोई कंपनी डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करती है, कोई कंपनी पे पे नहीं कर रही है डेप्रिसिएशन को, तो फिर अगर उसको कंपनी को प्रॉफिट होता है तो जो डिविडेंड देगी, डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट से दिया जाता है। लेकिन अगर वो डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर रही है तो डिविडेंड वो देगी कैपिटल से। तो डिविडेंड वो कैपिटल से देगी। पे ऑन कैपिटल हो जाएगा, डिविडेंड पे ऑन कैपिटल। तो पांच पॉइंट है। पहला है हमारा डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स होती है, ठीक है। दूसरा है कि लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। तीसरा है जिंदा जानवर पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। जब वो मर जाता है उसके बाद उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। चौथा है डेप्रिसिएशन को हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में दिखाते हैं। तो 10 है हमारा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप लोगों को याद नहीं होंगे तो इसको याद करने की बहुत अच्छी मैंने ट्रिक बताई हुई है। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कटियार यूनिवर्स बाई कॉमर्स। इस पे आप जाएंगे या यूट्यूब पे सिर्फ इतना डाल दो कटियार यूनिवर्स, तब भी आ जाएगा मेरा चैनल। उस पे आप जाओ प्ले लिस्ट में, अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्ले लिस्ट में, और आपको वहां पे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। फिर पांचवा पॉइंट था कि अगर कंपनी डेप्रिसिएशन नहीं पेड कर रही है तो जो डिविडेंड वो देगी, डिविडेंड वैसे प्रॉफिट से दिया जाता है, लेकिन जब वो डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर रही है तो ऐसी कंडीशन में उसको देना पड़ेगा डिविडेंड पेड ऑन कैपिटल, कैपिटल से देना पड़ेगा। वैसे डिविडेंड प्रॉफिट से दिया जाता है। अब एक चीज लोग पूछते हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों किया जाता है? तो चार्ज इसलिए किया जाता है कि जो
कोई मशीन होती है, एसेट होती है, वो जब बराबर हम लोग यूज करते रहते हैं तो उसकी एज कम होती रहती है, इसलिए चार्ज करते हैं। क्योंकि एसेट के प्राइस में कमी आती है। जो एसेट होती है, एसेट को जब आप यूज करोगे, एसेट को जब आप यूज करोगे तो उसके प्राइस में कमी आएगी, क्योंकि वो गिरती रहेगी। इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई डेप्रिसिएशन के बारे में। तो जितना भी मैंने बताया अभी आपको ये सब समझ में आ गया। अब कुछ और चीजें होती हैं डेप्रिसिएशन के लिए। रीजन बता रहे हैं हम क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ये दिया गया है कि रीजन फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, या रीजन रीजन फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज। हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों करते हैं, तो उसके कुछ कारण है। नंबर वन है, पहला तो है डेप्रिसिएशन ही है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में हरास्य। अगर डेप्रिसिएशन के बारे में बोलें तो फिक्स्ड एसेट्स को जब यूज करते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, तो जब फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग यूज करते हैं तो उनकी यूज करने से उनके प्राइस में जो भी कमी आती है, इसीलिए हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो जो फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है स्थायी संपत्तियां, जैसे हमारी स्थायी संपत्ति क्या हुई, प्लांट हुई, मशीनरी हुई, ये स्थायी संपत्तियां हैं। तो इनको जब यूज करते हैं तो इनके जो मूल्य में कमी आती है उसे ही बोलते हैं मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया प्लांट एंड मशीनरी। दूसरा है अप्रचलन या फिर ऑब्जुलेंस, OBSOLENCE, ऑब्जुलेंस, इसको बोलते हैं हम लोग अप्रचलन। तो अप्रचलन का मतलब होता है जो चीज प्रचलित ना हो, जिसका चलन बंद हो गया हो। ऐसा आपने कई बार सुना होगा कि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो जो पुरानी चीजें होती हैं उसे लोग यूज नहीं करते हैं, तो टेक्नोलॉजी शिफ्ट, इसके कारण भी डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। जैसे कई बार होता है कि पहले लोग कीपैड मोबाइल यूज करते थे, ठीक है, इसका एक एग्जांपल जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से देखिएगा, कि पहले लोग कीपैड मोबाइल यूज करते थे, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो गई है वो किस पे हुई है, तो एंड्रॉइड पर हुई है। तो कीपैड से ये टच पे आ गया, तो ये टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुई है। क्योंकि ऐसा होता है, ये मानो आप जरा, कि जैसे एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है, वहां पर 100 वर्कर हैं, वो काम करते हैं और हाथ से बनाते हैं कपड़े। तो एक दिन में वो 1000 पीस बनाते हैं। लेकिन एक वहीं पे दूसरी कंपनी है जो बना रही है, ये 1000 कपड़े बनाते हैं, वहीं दूसरी कंपनी ये मशीन लगाए हुए है, ठीक है, तो ये एक दिन में 10,000 कपड़े बना रही है। तो किसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, ये आगे बढ़ेगी। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी पर भी डेप्रिसिएशन लगता है। क्योंकि देखो कोई भी कंपनी है, जैसे रेडमी मोबाइल की हो गई, या फिर आईफोन ही है, हर साल एक नया अपना वर्जन निकालता रहता है। तो इसलिए निकालता है क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती रहती है। तो एक रीजन हो गया, उसे बोलते हैं ऑब्जुलेंस, या फिर उसको बोलते हैं अप्रचलन, कि जो चीज प्रचलित नहीं है, टेक्नोलॉजी शिफ्ट होने से भी डेप्रिसिएशन लगता है। तीसरा है रिक्तीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं एवेक्यूएशन। एवेक्यूएशन का मतलब होता है एवाक्यूएट, मतलब कि किसी चीज को बाहर निकालना, या फिर इम्पिटिंग इसे बोल देंगे। इसको हिंदी में कहते हैं रिक्तीकरण। तो इसका मतलब होता है कि जैसे कोई कोल माइन है, समझ लो, एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई चीज, मिनरल्स हैं, जमीन के अंदर होते हैं, या हाँ तो या फिर पानी में होते हैं, तो उनको निकालना, क्योंकि देखो रिसोर्स होते हैं लिमिटेड। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि जो रिसोर्स होते हैं, साधन जिसे बोलते हैं, वो होते हैं लिमिटेड। तो जैसे कोई खान है, ठीक है, एक मानते हैं हम कोल माइन है, कोयले की खान है, तो वहां से जब आप निकाल रहे हो, कोयला निकाल रहे हो, तो निकालते रहोगे, एक टाइम बाद होगा उससे कोयला खत्म हो जाएगा। तो इस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग एवेक्यूएट करना। उसी को एवेक्यूएशन बोल दिया, या तो इम्पिटिंग रिक्तीकरण होता है, कि कोल माइन से कोयला निकालना। जैसे सभी ने मूवी देखी थी, KGF मूवी सबने देखी थी। तो KGF का फुल फॉर्म क्या है, कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोलार की खान में सोना होता है, जिससे लोग निकाल रहे होते हैं, तो निकालते निकालते एक टाइम आएगा कि वहां से सोना खत्म हो जाएगा। तो यही होता है हमारा एवेक्यूएशन। फिर
डी नंबर चौथा आता है जिसको हम बोलते हैं एमोर्टाइजेशन या फिर राइट ऑफ। हिंदी में बोलते हैं इसे परिशोधन या फिर अपलेखन। इसका एग्जाम्पल है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स का एग्जाम्पल है गुडविल और पेटेंट या फिर कॉपीराइट। तो देखो एमोर्टाइजेशन या राइट ऑफ जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिशोधन या फिर अपलेखन, ये भी एक डेप्रिसिएशन का कारण होता है। कैसा होता है कि जैसे इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं गुडविल पेटेंट कॉपीराइट। तो जैसे गुडविल है किसी का नाम है, जैसे चलता है लक्ष्य साबुन, पहले लक्ष्य साबुन बहुत ज्यादा चलता था क्योंकि उसका टीवी में भर भर के ऐड आता था। तो जब किसी का ऐड आएगा तो लोगों के दिमाग में फीड हो जाती है कि ये चीज बहुत अच्छी है, तो उसका नाम बढ़ता है। तो नाम जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट होगा। और अगर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे तो नाम धीरे धीरे कम होता रहेगा लोगों के दिमाग से। तो वो होती है, इस पे भी डेप्रिसिएशन लगता है। अब पेटेंट हो गया। पेटेंट का ये आप मतलब समझ लो, जैसे कोविड की वैक्सीन किसी ने पेटेंट नहीं कराई थी, लेकिन मान लेते कि सीरम इंस्टीट्यूट ने जो कोविड की बनाई थी वैक्सीन कोविशील्ड, इसको वो पेटेंट करा लेता और वो बेचता 10,000 रुपए का एक वाइल बेचता, एक मतलब बोतल 10,000 रुपए की जिसमें 10 लोगों को टीका लगता है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होती है, लोग मजबूरी में खरीदते। लेकिन जब दूसरी कंपनियां वही कोविड की वैक्सीन बनाती तो फिर क्या होता कि उसकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होने लगती, लोग उसको कोई ना यूज करके दूसरे का यूज करते हैं। तो इसकी इस पे भी डेप्रिसिएशन लगता है। कॉपीराइट का मतलब होता है कि जैसे कोई पब्लिशर है, जैसे हैरी पॉटर लिखी थी जेके रोलिन ने, तो जेके रोलिन ने हैरी पॉटर बुक लिखी थी। तो अब जितनी भी उसकी बुक पब्लिश होती होंगी तो पब्लिशर उसको हर बुक सेल होने पे जितना पैसा मिलता है वो देता होगा। ये होता है कॉपीराइट। लेकिन धीरे धीरे लोग, जब एक बुक की लाखों कॉपियां निकल जाएंगी, लोग पढ़ चुके होंगे और कुछ लोगों ने दूसरे लोगों से स्टोरी सुन ली होगी, तो अब उसको लोग लेना नहीं पसंद करेंगे, तो उसकी भी तो वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहेगी। इसीलिए चार तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। एक होता है फिक्स्ड एसेट्स पे, डायरेक्ट लगता है कि जितना यूज किया फिक्स्ड एसेट्स को तो उस पर डेप्रिसिएशन लग गया। दूसरा होता है अप्रचलन, कि टेक्नोलॉजी चेंज होने से पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करता है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी नो यूज, तो उस पर भी डेप्रिसिएशन एक तरीके का होता है। लेकिन वो वर्ड फिर लिख देते हैं हम लोग ऑब्जुलेंस या फिर अप्रचलन लिख देते हैं। एवेक्युएशन या फिर इम्पटिंग का मतलब होता है कि रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, जैसे कोल माइन से हम लोग कोयला निकाल रहे हैं तो वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा, ये भी एक तरीके का डेप्रिसिएशन है। फिर एमोर्टाइजेशन या फिर राइट ऑफ, तो एमोर्टाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं परिशोधन या फिर अपलेखन। जैसे इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, अदृश्य स्थायी संपत्तियां जैसे बोलते हैं, अदृश्य संपत्तियां जैसे गुडविल पेटेंट कॉपीराइट है। तो इनमें क्या होता है कि ये भी एक तरीके से इन पे डेप्रिसिएशन लग रहा है। बता चुके हैं क्यों लग रहा है। तो ये सब डेप्रिसिएशन लगाने के कारण होते हैं। इन सभी को आप लोग नोट कर लीजिए। अब ये सभी को समझ में आ गया। तो अब मैं आगे बताता हूँ इसमें कि डेप्रिसिएशन लगाने के क्या क्या मेथड्स होते हैं। उन मेथड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज आप याद रखो, जैसे क्वेश्चन आता है कि एक मशीन है, ये हमने खरीदी है 20,000 रुपए की, और इसको लाने में जो कैरेज लगाए, लाने में किराया भाड़ा वो लगाए 5,000 रुपए। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हुई मशीन की, मशीन की जो टोटल कॉस्ट हुई है वो ये 25,000। तो इस 25,000 पे ही डेप्रिसिएशन लगेगा। टोटल कॉस्ट पे लगता है डेप्रिसिएशन, ये आप याद रखना, डेप्रिसिएशन। अब हम कह रहे हैं कि वो मशीन आई है, ये कब आई है, तो ये आई है 3 जून 2023 को मशीन आई है। लेकिन अब इसको हम लोग यूज कब कर रहे हैं, तो यूज हमने करना स्टार्ट किया 15 जुलाई 2023 से। तो इस पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना, तो वो करेंगे हम कब से, तो 15 जुलाई 2023 से चार्ज करेंगे, क्योंकि जब से हम लोग उस मशीन को यूज कर रहे हैं, जब से हम यूज करेंगे मशीन को तभी से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ना कि जब से खरीदी तब से चार्ज करेंगे। ये बात आप याद रखिए। अब डेप्रिसिएशन लगाने की जो विधि मेथड्स हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। ये स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि हरास निकालने की विभिन्न विधियां। तो डेप्रिसिएशन निकालने के जो कई सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा।
पहला लिखा है स्थाई या सीधी रेखा पद्धति या मूल लागत विधि। तो देखो, स्थाई किस्त पद्धति आप याद रखो। तो इसमें जो डेप्रिसिएशन के मेथड्स मैं बता रहा था कि डेप्रिसिएशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो पहला लिखा है स्थाई लागत विधि या तो सीधी रेखा विधि। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड आप याद रखो, या तो फिक्स्ड बेस मेथड होता है। और दूसरा होता है क्रमागत या घटती फेस पद्धति। तो क्रमागत को हम लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो एक समान हर साल काटा जाता है। और इसको जो हम लोग लेते हैं, तो देखो, स्थाई लागत पद्धति का मतलब होता है कि जो एसेट होता है उसको यूज कैसे करते हैं, तो फिर समय के अनुसार यूज करते हैं। कि जैसे एक एसेट है, वो चली है 10 साल चली है, वो है हमारी 1 लाख रुपए की एसेट है। ये 1 लाख रुपए की एसेट है, लेकिन चली कितनी है, तो ये 10 साल चली है, तो 10 से हमने डिवाइड कर दिया, तो आ गया हमारा 10,000 रुपए। तो ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो गया। अगर एफिड को हमने बेचा था तो कुछ रुपए हमको मिला, तो स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड समझ में आया? इसमें क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड में एफिड को हम लोग समय के अनुसार देखते हैं कि कितने साल चली है, उतने साल से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। इसमें जो डेप्रिसिएशन अमाउंट होता है हर साल एक जैसा रहता है। फिर दूसरा था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, इसे बोलते हैं घटती फेस पद्धति, कि हर साल इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता जाता है। कैसे कम होता जाता है, तो ये समझो, अगर 1 लाख रुपए की मशीन थी, इस डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हैं, ये बात याद रखना। कि जितना उसका कॉस्ट प्राइस है मशीन का, जो लाने से लेके कैरिज एरिज सब जोड़ने पे आया, उस पे हम लोग दिखाते हैं डेप्रिसिएशन, ना कि बुक वैल्यू पे। तो हमेशा याद रखो, कॉस्ट प्राइस पे दिखाया जाता है ज्यादातर केसेस में। अब यहाँ क्रमागत में बता रहा था मैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, कि 1 लाख की अगर कोई मशीन है, ठीक है, और 1 लाख रुपए की मशीन पे 10% पर एनम का लग रहा है इंटरेस्ट, वो डिप्रेशन लग रहा है, तो इसे काटा तो हमारा आ गया 10,000 रुपए। ये 1 साल का आया, ठीक है, फर्स्ट ईयर का। अब जब हम लोग सेकेंड ईयर निकालेंगे, ये हमारा फर्स्ट ईयर का आया है। अब जब हम सेकेंड ईयर का निकालेंगे, तो सेकेंड ईयर का निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम 1 लाख में से 10,000 ये माइनस कर देंगे। अब बचा 90,000। तो अब 90,000 रुपए पे हम लोग निकालेंगे 10% डेप्रिसिएशन, तो आएगा 9,000 रुपए। तो ऐसे देखो, हर साल एसेट की वैल्यू भी कम हो रही है, साथ में डेप्रिसिएशन का अमाउंट 10,000 से 9,000 आ गया, तो अमाउंट भी कम होता जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, इसमें स्क्रैप वैल्यू को नहीं लेते हैं। तो अब पॉइंट आता है, ये स्क्रैप वैल्यू होती क्या है, जो हर क्वेश्चन में आएगा। देखो, स्क्रैप वैल्यू, या फिर इसको हिंदी में बोल दो तो बोलते हैं अवशिष्ट मूल्य। इसका मतलब है जो बचा हुआ चीज होती है। जैसे एक एसेट है 100 रुपए की है, अब उसको हमने 4 साल यूज किया, वो खत्म हो गई, इसकी एज बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन खत्म होने पे हमने उसको कबाड़ में बेच दिया, कबाड़ में ये 5 रुपए की बिक गई, तो इसको बोल देंगे हम लोग स्क्रैप वैल्यू, जो हम कबाड़ में बेचते हैं। तो 100 रुपए की एसेट थी, 5 रुपए इसमें हमने बेच दिया, और टोटल चली है 4 साल, तो अब कितनी हुई, 95/4। अब डेप्रिसिएशन निकलेगा इसमें। तो इसलिए बताया जाता है कि स्क्रैप वैल्यू क्या होती है। तो ये समझ में आ गया। फिर आगे इसमें आता है एनुटी मेथड, जो थर्ड है, उसको हम लोग बोलते हैं वार्षिकी विधि। ये हमारा एनुटी एनुटी मेथड है। ये बहुत आसान है। इसमें क्या करते हैं, सिर्फ मशीन का जो प्राइस दिया हो, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एनुटी, जो एनुटी का रेट होगा, ये हमेशा पॉइंट में होता है, तो सीधा आंसर आ जाएगा एनुटी मेथड का। ये प्रयोग करते हैं जब कोई संपत्ति लीज पर ली जाती है, तब यूज करते हैं। फिर चौथा है डेप्रीसिएशन को पद्धति, या फिर डेप्रीसिएशन फंड मेथड। ये डेप्रीसिएशन फंड मेथड क्या होता है, कि इसमें हम लोग ये करते हैं कि जो भी हम डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं उसको हम इन्वेस्ट कर देते हैं, और आखिरी साल सारा बेच देंगे, और जितना प्रॉफिट लॉस होगा उसको हम डेप्रीसिएशन फंड में डाल देते हैं, ताकि जब उस संपत्ति की एज खत्म होगी तो हम उसको हम बेच के दूसरी खरीद सकते हैं। तो ये यूज होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज होता है।
फिर आता है बीमा पॉलिसी पद्धति, इसको बोलते हैं हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। अब बीमा पॉलिसी में ये होता है कि डेप्रीशिएशन हम चार्ज कर रहे हैं, ये अलग अलग डेप्रीशिएशन के मेथड हैं। जब डेप्रीशिएशन चार्ज कर रहे हैं तो उसका जो अमाउंट काटा है हमने डेप्रीशिएशन, उससे हम लोग पॉलिसी का अमाउंट पे कर देते हैं। और फायदा ये होता है कि जब जैसे 10 साल की पॉलिसी है तो हमने पॉलिसी का अमाउंट डेप्रीशिएशन का जो काटा उसको हम लोग उससे हम लोग पॉलिसी का प्रीमियम पे कर दे रहे हैं। तो 10 साल बाद उसका मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा जिससे हम कोई एक नई मशीन खरीद सकते हैं। फिर छठवें में लिखा है पुनर्मूल्यांकन पद्धति, जिसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन मेथड। रीवैल्यूएशन मेथड का मतलब होता है हम हर साल ये ज्ञात करते हैं कि आज के टाइम मेरी एसेट की क्या कीमत है। तो हर साल देखते हैं एसेट क्योंकि चेंज होती रहती है, तो हर साल एसेट को चेंज करते हैं और जो भी कीमत उससे कम होती है उसको माइनस कर देते हैं। तो इसे बोलते हैं रीवैल्यूएशन मेथड। इसको हम लोग दिखाते हैं बुक वैल्यू पर, ये याद रखिए। रीवैल्यूएशन मेथड को हम लोग दिखाते हैं बुक वैल्यू पर, क्योंकि हर साल बुक में जो भी प्राइस दिया होता है, जैसे आज एफिट बची है 10,000 रुपए की, अगली साल फिर हमने चेक किया कितनी बची है तो पता चला हमको एफिट बची है 6,000 रुपए की। तो तो अमाउंट अब जो 10,000 पहले थी बुक में, अब उसमें से 6,000 रुपए माइनस कर दिया तो 4,000 रुपए बची। तो अगली साल की बुक वैल्यू 4,000 हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं रीवैल्यूएशन मेथड, डेप्रिसिएशन निकालने का। फिर आगे 7 में लिखा है मशीन घंटा दर पद्धति, मशीन आवर रेट मेथड इसे इंग्लिश में बोलते हैं। मशीन आवर रेट का मतलब होता है कि मशीन कितने घंटे काम की है। क्योंकि जैसे कोई मशीन है, फोटोकॉपी की मशीन मान लो, तो उसमें जो इंक जहाँ पड़ती है वहां पे ये होता है कि 2,000 3,000 पेज निकले तो फिर इंक खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा से इंक डालनी पड़ेगी। तो उस पर भी डेप्रीशिएशन चार्ज होता है कि कैसे कितना पेज चली, कितने पेज काम किया है तो कितने घंटे काम किया, उस या फिर डेप्रीशिएशन चार्ज किया जाता है। फिर 8वें में लिखा है उत्पादन इकाई पद्धति या फिर यूनिट प्रोड्यूस मेथड, यूनिट प्रोडक्शन मेथड। तो अब आप पहले ये बताइए, आपको ये 8 मेथड समझ में आए, इसके बाद भी और आगे अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। देखो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं स्थायी किस्त पद्धति। इसमें हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहता है, इसके कारण इसका जो आखिरी में वैल्यू आती है वो जीरो आती है। आगे था क्रमागत ह्रास पद्धति या तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो क्रमागत ह्रास पद्धति में एसिड का वैल्यू कभी जीरो नहीं आती है, ये बात आप याद रखो। और डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल घटता भी रहता है। थर्ड में लिखा था वार्षिकी वृत्ति पद्धति या तो एनुटी मेथड। तो एनुटी मेथड में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है वो हर साल एक जैसा रहता है और एसेट की वैल्यू भी आखिरी में जीरो आ जाती है। फिर था डेप्रिसिएशन फंड मेथड। डेप्रिसिएशन फंड मेथड में क्या करते हैं कि जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमने काटा है हर साल, उसको हम लोग कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर बाद में उसको बेच दे के हम लोग डेप्रिसिएशन फंड में दिखा देते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन फंड आता है। फिर लिखा है 5वें में इंश्योरेंस पॉलिसी पद्धति। तो इंश्योरेंस पॉलिसी पद्धति का मतलब होता है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड या बीमा पॉलिसी पद्धति, कि हम ने जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट चार्ज किया है उससे हम लोग इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर देते हैं। ताकि जैसे हमने ये मानो कि मशीन ली थी हमने 10,000 रुपए की, हमने उसकी इंश्योरेंस करा दी है मशीन की। अब क्या हो रहा है कि उसका हम लोग हर साल बीमा पे की उसकी इंस्टॉलमेंट देते जा रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि एक हमारे पास बैक में अगर देखा जाए तो कुछ तैयार हो रही है एसेट, ताकि जब वो मशीन खराब होगी तो फिर नई खरीदने के लिए हमारे पास पैसा आ जाएगा। तो आगे फिर दिया है रीवैल्यूएशन मेथड। तो रीवैल्यूएशन मेथड का मतलब होता है कि हर साल हम लोग चेक करते हैं हमारी है कि हमारी संपत्ति की इस टाइम क्या वैल्यू है। अगर कम होती है तो उसको माइनस कर देते हैं और ये दिखाया जाता है बुक वैल्यू पे। बाकी सब दिखाते हैं कॉस्ट प्राइस पे कि कितने में मशीन थी, टोटल उसकी कितनी लागत लगी उसे लाने में, उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और बुक वैल्यू का मतलब होता है कि जब हर साल एसेट का चेंज हो रहा है, वही एक संपत्ति है जिसको हर साल चेंज करके बता रहे हैं इस साल इतनी की बची उतनी की बची। तो जो बुक में लिखी होगी अगली साल कि जैसे 2021 में एक मशीन थी 20,000 रुपए की, 2022 में पहुंचते पहुंचते वो हो गई 17,000 रुपए की, फिर 2023 में वो हो गई 11,000 की। तो पीछे साल हमारी देखेंगे बुक वैल्यू कितनी थी, तो बुक वैल्यू थी हमारी 17,000, ठीक है। तो 17,000 रुपए थी तो वो बुक वैल्यू हुई। 2023 में उसकी वैल्यू बची 12,000 रुपए, तो वो 12,000 हो गई इस तरीके से। फिर 7वें में लिखा है मशीन घंटा दर पद्धति। इसका मतलब होता है कि मशीन एक घंटे में कितना काम कर लेती है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। फिर आगे लिखा है उत्पादन इकाई पद्धति, कि
कितने यूनिट उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर डेप्रिसिएशन होता है। जैसे ये मानो जो कोयले की खान होती है, तो उनसे जब आप निकालोगे सोना, या सॉरी कोयला निकालोगे, तो जब कोयला निकालोगे तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे कोयले निकालने से खानों में कोयला कम कम हो जाएगा, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। तो ये 8 मेथड है। अब आप ये बताइए, इन 8 मेथड के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? ये फिर या नो में रिप्लाई करिए। आ गया, ठीक। अब इसके आगे देखते हैं, 8 पॉइंट तक हो गए। तो 8 के बाद फिर ये आते हैं कुछ और। 90 में लिखा है प्रतिस्थापन लागत पद्धति। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। इसका मतलब होता है एसेट की, जो जैसे ये मानो 5 साल की थी संपत्ति की एज, तो 5 साल इसको यूज किया, डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और 5 साल बाद हमने उसको रिप्लेस करके नई मशीन ले ली। जैसे कई बार होता है लैपटॉप लोग 5 साल यूज करके उसको दे के दूसरा ले लेते हैं, तो फिर बोलते हैं रिप्लेसमेंट मेथड। तो वही रिप्लेसमेंट मेथड है। फिर आगे लिखा है वैधानिक पद्धति। तो वैधानिक पद्धति का मतलब होता है लीगल मेथड। लीगल मेथड मतलब कि डेप्रिसिएशन आप सही तरीके से चार्ज करो, उसमें कोई धोखाधड़ी ना करो। जैसे आप अगर यूज कर रहे हो पहला वाला स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हो, तो आपको हर साल वही यूज करना है, कोई दूसरा मेथड नहीं यूज करना है, क्योंकि दूसरा करोगे तो फिर कैलकुलेशन सही नहीं आएगा। इसीलिए लीगल होना चाहिए। और जो इनकम टैक्स वगैरह बताती है कि कौन सा डेप्रिसिएशन यूज करो, तो वो उनके हिसाब से होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसको बोलते हैं क्रमागत ह्रास पद्धति। ये कौन बताता है? तो ये इनकम टैक्स ने बताया है कि इसी को आप यूज करो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो लीगल में ये आता है। फिर आगे आता है वर्ष की इकाइयों का योग पद्धति। इसमें क्या करते हैं कि जितने भी साल दिए हैं, तो नंबर ऑफ ईयर्स को जोड़ देते हैं, ऐड नंबर ऑफ ईयर्स। जितने भी साल दिए होंगे सबको जोड़ के उसे भाग दे दो, तो फिर बोलते हैं वर्षों की इकाई जोड़ पद्धति। फिर आगे लिखा है दूरी पद्धति। तो दूरी पद्धति का मतलब होता है डिस्टेंस मेथड। डिस्टेंस मेथड का मतलब होता है कि जैसे एक कोई गाड़ी आपने ली है, सपोज दैट आपके पास 4 व्हीलर है। तो आपने 4 व्हीलर है, 1 साल चलाई और चल गई 1 लाख किलोमीटर। 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद आप उसको बेच रहे हो, तो जब कोई दूसरा बायर होगा वो लेगा कैसे? तो वो पहले गाड़ी के मीटर में देखेगा कि कितने किलोमीटर चली है, उसी हिसाब से वो उसके पैसे बताएगा। तो ये दूरी पद्धति होती है कि कितने दूर तक गाड़ी चली है, उसी हिसाब से उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। फिर लिखा है निस्तारण पद्धति, या फिर निष्कर्षण पद्धति, या फिर रिक्तीकरण पद्धति। तो इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन मेथड। एक्सट्रैक्शन मेथड का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना, जमीन से खोद के चीजें निकालना। तो जैसे बताया था कोयले खान वाला एग्जांपल इसमें भी लग जाएगा। और जमीन से तेल निकालना, तो तेल जो निकाला जाता है वो भी इसी में आ जाएगा। फिर आगे लिखा है मिक्स्ड इंटरेस्ट मेथड। तो मिक्स्ड इंटरेस्ट मेथड का मतलब होता है मिश्रित ब्याज पद्धति। ये लगता है इलेक्ट्रिक सिटी कंपनी पे। इलेक्ट्रिक सिटी जो कंपनियां होती हैं उन पे ये लगता है मिश्रित ब्याज पद्धति। एग्जाम्पल, ये होता क्या है ये मेथड? तो ये मेथड बताता है आपको मिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पद्धति जो होती है, मिक्स्ड इंटरेस्ट मेथड होता है। ये बताता है कि जैसे डेप्रिसिएशन हम लोग जो चार्ज कर रहे हैं उसको हमने इन्वेस्ट कर दिया, और हम ये सोच रहे हैं कि जो हमने इन्वेस्ट किया है उसमें हर साल एटलीस्ट 4% ब्याज हमको रिटर्न पे मिलते रहे। और जब वो संपत्ति के 90% के बराबर हो जाएगा, तो हम हमारा ये काम, हमारी इंटरेस्ट रेट मेथड पूरा हो जाएगा। तो ये कहता है कि जो हमारा अमाउंट है, अमाउंट को जब आप इन्वेस्ट करोगे डेप्रिसिएशन अमाउंट को, तो इस पर 4% हमको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और जब ये इंटरेस्ट फिर बढ़ते बढ़ते ये 90% हो जाएगा एसेट की वैल्यू के, तब हम लोग नई एसेट ले लेंगे। तो ये बताता है हमारा मिक्स्ड इंटरेस्ट मेथड। फिर है हमारा गोलाकार पद्धति। तो गोलाकार पद्धति कोई खास नहीं है, तो उसे छोड़ दो। तो ये आप लोगों को इतने मेथड समझ में आए? ये बताइए, इनके बारे में बताइए, कुछ समझ में आया कि नहीं? इसका आंसर दीजिए पहले तो। आ गया समझ में? अब इतने में कुछ पूछना है आपको?
देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 9 नंबर में लिखा था रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड का मतलब होता है कि लागत को करना। कि जैसे आज कोई एसेट है आपके पास 20,000 रुपए की, 2 साल बाद आपने उसको बेच के दूसरी दूसरी ले ली, तो फिर बोलते हैं रिप्लेसमेंट। फिर 10 था लीगल मेथड। लीगल मेथड का मतलब होता है डेप्रिसिएशन जो लगा रहे हो वही हमेशा लगाते रहो और लीगल रूप से लगाओ, उसमें कोई धोखाधड़ी ना करो। तो इनकम टैक्स ने जिसको इम्पोर्टेंट बताया है वो हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। फिर 11 में लिखा है वर्ष की इकाई की जोड़ पद्धति। तो वर्ष की इकाई की जोड़ पद्धति का मतलब होता है कि सारे जितने भी, जैसे 3 साल का दिया है डेप्रीवन, तो एक दो तीन तीनों को जोड़ दो, 1+2+3। तो 1+2+3 इक्वल टू होता है फिक्स। तो फिक्स से डिवाइड कर दो, उसे बोलते हैं वर्षों की इकाई जोड़ पद्धति। फिर लिखा है दूरी पद्धति, डिस्टेंस मेथड, कि गाड़ी कितने दूर चली है तो उसे बोल देंगे हम लोग डिस्टेंस मेथड। फिर आता है निस्तारण या निष्कर्षण पद्धति, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन मेथड, कि कितना जमीन से खोद के सामान निकाला गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है, उसे हम बोल देंगे एक्सट्रैक्शन मेथड। फिर आता है मिक्स्ड इंटरेस्ट मेथड। मिक्स्ड इंटरेस्ट का मतलब होता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं, जितना उन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करती हैं उस अमाउंट को हर साल इन्वेस्ट करती हैं और 4% उसका ब्याज निकालती हैं। जो इन्वेस्ट होता है वो सोचती है कि मिनिमम इतना हमको रिटर्न मिल जाए, और जब वो एसेट जितनी थी उसकी 90% के बराबर उसकी वैल्यू हो जाती है तो उनको दोबारा नई चीजें ले आती है। ये हमारा डेप्रिसिएशन था। अब इसके बाद फिर सारे जितने पॉइंट हैं क्या होते हैं मेथड, इनके बारे में एक एक डिटेल बताएंगे। तो ये अगर अभी डिटेल बताएंगे तो आपका ब्रेन ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये अभी ना बता के हम अब एमसीक्यू करवा दे रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन के बारे में मैंने बेसिक नॉलेज आपको दे दिया है, तो आपको कई सारे एमसीक्यू अपने आप समझ में आ जाएंगे। और जो नहीं आएंगे तो वो जब एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे डेप्रिसिएशन का तो आपको ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अब डेप्रिसिएशन के एमसीक्यू। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन, जैसे पहले नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है depreciation accounting was given emphasis in which accounting standard। तो डेप्रिसिएशन हमारा आता किस में है, तो जिसने लगाया 6 उसका हो गया गलत, डेप्रिसिएशन 10 में आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में। ये ठीक है, इसका आंसर ये बी हो गया। अब आगे सेकेंड वाले पे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो मैंने बताया था डेप्रिसिएशन लगाया जाता है फिक्स्ड एसेट्स पे, तो फिक्स्ड एसेट्स पे लगा दिया गया डेप्रिसिएशन। थर्ड में लिखा है डेप्रिसिएशन प्रिंसिपल फैक्टर इन मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज। तो ह्रास की गणना मूल तत्व पर होती है। तो देखो जो डेप्रिसिएशन होता है, मैंने बताया था डेप्रिसिएशन को हम लोग कॉस्ट पे दिखाते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। मैंने ये आज ही वीडियो में बताया था कि डेप्रिसिएशन को हम लोग कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हैं। तो कॉस्ट पे दिखाते हैं, बिल्कुल सही है। एक तो बात सही हो गई, ये पॉइंट। अब आगे लिखा है यूजफुल लाइफ। तो देखो जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ये होता है डेप्रिसिएशन का पहला मेथड जिसमें हर साल डेप्रिसिएशन समान अमाउंट से लगता है। तो ये हमेशा टाइम पर बेस होता है, कि जैसे एक एसेट है, 20,000 रुपए की एसेट है और वो 5 साल चली है, तो 5 से डिवाइड कर दिया, निकल आया हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड फिर डेप्रिसिएशन। तो यूजफुल लाइफ भी जो डेप्रिसिएशन का फैक्टर होता है, ये भी सी भी सही हो गया। अब आगे लिखा है बी में रेजी रेजिडुअल वैल्यू, इसको बोलते हैं हम लोग, रेजिडुअल वैल्यू को बोलते हैं हम लोग स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू भी डेप्रिसिएशन का बहुत बढ़िया पार्ट होता है, क्योंकि कोई भी संपत्ति है, मानो यही 20,000 रुपए की संपत्ति है, इसको हमने यूज होने के बाद उसको हमने कबाड़ में बेच दिया, तो कबाड़ में 200 रुपए की अगर बिची है तो वो 20,000 में 200 रुपये माइनस हो जाएगा। तो 20,000 में 200 रुपये माइनस होके बचेगा टोटल 19,800 रुपये। इस पे हम लोग निकालेंगे डेप्रिसिएशन। तो ये होता है, तो ये भी बात सही है, तो ये सारे सही है, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। 4 पॉइंट में लिखा है डेप्रिसिएशन इज। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो डेप्रिसिएशन हमेशा लगता है फिक्स्ड एसेट्स पे, ये बात तो सही है। लेकिन ये लगाया कैसे जाता है, तो ये लगाते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस पे लगाते हैं, उसके लागत मूल्य पर। और डेप्रिसिएशन तो यहाँ लिखा है द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो संपत्ति की लागत को विभाजित करके। अब कैसे, इसमें लिखा है देखो संपत्ति की लागत को विभाजित करके, अगर 20,000 रुपए की मशीन थी, इस पे 20% लग रहा है डेप्रिसिएशन, तो हम लोग देखो डिवाइड कर रहे हैं ना, डिवाइड देने के बाद आया है इसका 20% निकाला है तो 4,000 रुपये आया है शायद।
तो ये 4,000 रुपये आया है, ये 4,000 रुपये डेप्रीसिएशन अमाउंट है। तो निकाला कैसे है, हमने जो एसेट थी उसकी जो वैल्यू थी उस पे हमने डिवाइड किया है ना, 20% का भाग दिया है, तब जाके 4,000 आया है डेप्रीसिएशन। तो इसीलिए निकालते हैं ए प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा आपको बताना है, लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट डज नॉट सफर डेप्रीसिएशन। कौन सी एसेट होती है जिस पर डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं होता है। प्लांट और मशीनरी पे होता है, बिल्डिंग पे होता है, और मिनरल पे, जमीन से जो निकालते हैं चीजें उनसे उन पे भी होता है, और जमीन पे होता है। तो जमीन पे होता है कि नहीं ये आपको बताना है। तो जमीन पे डेप्रीसिएशन नहीं चार्ज होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर 6 नंबर में लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल केज ऑफ डेप्रीसिएशन। तो निम्न में से कौन सा डेप्रीसिएशन का बाह्य कारण है। तो देखो जरा, पहला लिखा है वियर एंड टीयर। तो वियर एंड टीयर का मतलब होता है कि चीजों को यूज किया है आपने, ठीक है, वो उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो ये आंतरिक कारण है। फिर लिखा है अनुचित प्रयोग, ठीक है, कि मिस यूज किया आपने, मशीन कहीं गिरा दिए, तोड़ दी, तो भी आपका इंटरनल है। रख रखाव का मतलब होता है मेंटेनेंस आपने सही से नहीं किया तो जल्दी खराब हो गई। लेकिन ये अप्रेषण का मतलब होता है ये बाह्य कारण होता है। कैसे होता है, ये इस तरीके से होता है कि जैसे मोटरसाइकिल इस टाइम चलती है BS6 की चलती है मोटरसाइकिल, इनमें इंजन लगा होता है BS6 का। लेकिन अब अगर मानो किसी के पास BS4 है, अब तो इसे कोई मार्केट में आती भी नहीं ये गाड़ी, तो इन क्योंकि इनमें प्रदूषण ज्यादा होता था। तो अब ये गाड़ी जो है ये रखी है किसी के पास, तो रखे रखे तो ये बेकार हो गई, क्योंकि आजकल तो BS6 चलती है। तो BS4 की जो प्रदूषण गाड़ी है वो जिनमें ज्यादा प्रदूषण होता है, तो अब इनको कोई यूज ही नहीं करता है। तो ये एक कारण है टेक्नोलॉजी का, जो बाहर का कारण है, कि जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है वैसे चीजों में अपने आप डेप्रेशन लग जाता है कई चीजों में। तो ये इसका ऑब्जुलेंस, ये बाहर का कारण हो गया। फिर 7 नंबर में लिखा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अनुसार स्थायी संपत्ति जो प्रयोग में नहीं लाई जाती है वह निस्तारण हेतु रखी जाती है, चिट्ठी में दिखाते हैं। तो देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हमारा होता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हमारा आता किस पे है, तो हमारा वो आता है रिलायजेबल वैल्यू पे, वसूली योग्य मूल्य पे, कि नेट रिलायजेबल वैल्यू जो होती है। तो हम लोग बैलेंस शीट में उसको दिखाते हैं रिलायजेबल वैल्यू, कि कितनी वसूल हुई है वैल्यू डिप्रीशन के थ्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर 8 नंबर में लिखा है, हरासे की एक विधि से दूसरी विधि में परिवर्तन किया जा सकता है। पहली बात है डेप्रीशन का मेथड हमेशा एक जैसा रहता है, लेकिन कब हो सकता है। तो लिखा है, इफ द एडॉप्शन ऑफ द न्यू मेथड ऑफ रिक्वेस्टेड बाई स्टेट। तो अब इसका मतलब है कि जब कोई, ये मानो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो नए मेथड का डेफिनेशन यूज कर रहा है जो लीगल हो गया है। जैसे लीगल चलता है हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये लीगल होता है, लीगल है पूरी तरीके से। तो अब क्या हुआ, किसी रीजन से आप ये मानो कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की जगह गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आज से आप लोग सब स्थायी पद्धति वह लगाओगे, तो स्ट्रेट लाइन मेथड लगाओगे। तो जितनी कंपनियां डिमिनिशिंग बैलेंस लगाती हैं वो सब अब स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगी। कोई ये बता सकता है कि हमेशा इनकम टैक्स वाले या गवर्नमेंट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्यों प्रेफर करती है। इसलिए करती है क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन मेथड में एफिट की वैल्यू जीरो हो जाती है, लेकिन जब कंपनियां होती हैं वो करोड़ों रुपए की मशीन रखती हैं, तो उनकी वैल्यू जाने के बाद भी अगर उसे कबाड़ में बेचे तो 1 लाख रुपए आराम से मिल जाता है। इसीलिए वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज करती हैं। अब आगे लिखा है, यदि लेखा मानक की पालना हेतु ऐसा अनिवार्य हो, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए अनिवार्य हो तब यूज कर सकते हैं। यदि ये माना जाए कि परिवर्तन का परिणाम विवरणों को उचित रूप से दर्शाना होगा, तो तब भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के डेप्रिसिएशन चेंज तब कर सकते हैं जब गवर्नमेंट चाहेगी, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज कर दिए गए होंगे तब डेप्रिसिएशन का मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये ऑल ऑफ द एबव होगा। वैसे आप अपनी मर्जी से डेप्रिसिएशन नहीं चेंज कर सकते हो। फिर 9 नंबर में लिखा है, अंडर द मेथड द एनुअल चार्जेस ऑफ डेप्रिसिएशन डिक्रीज। बोल रहा है कि हर साल डेप्रिसिएशन के जो मूल्य होता है उसमें गिरावट आती है फॉर फॉर ईयर टू ईयर, सो दैट द बर्डन एंड बेनिफिट्स ऑफ लेटर ईयर आर शेयर्ड बाय द अर्लियर ईयर्स।
तो इसमें बोल रहा है कि ऐसा कौन सा मेथड होता है जिसमें हर साल जो संपत्ति के मूल्य में कमी आती है, तो जो उसमें और डेप्रिसिएशन का मूल्य भी कम हो जाता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्रमागत शेष पद्धति। जैसे मानो 20,000 रुपए संपत्ति की वैल्यू थी, इस पर 20% हम लोगों ने लगाया पहली बार डेप्रिसिएशन, तो आ गया 4,000 रुपए। अब 20,000 को हमने माइनस किया 4,000 रुपए से, तो अब उसकी कीमत बची है 16,000 रुपए। अब जब 16,000 रुपए पे आप लगाओगे 20%, तो कितना आएगा? तो 3,200 रुपये आएगा। तो जी 3,200 रुपये आया है। ये कम आया है, पहले 4,000 रुपये था, अब 3,200 आया है। तो इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन अमाउंट भी कम हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। आगे की इसमें कंडीशन दे दी गई है कि ये ऐसा मेथड होता है जिसमें जब डेप्रिसिएशन का अमाउंट ज्यादा होता है, तब जो इसकी मेंटेनेंस होती है, कि जो मशीन को हम लोग रिपेयर करते हैं, वो कम होती है, और जब डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम हो जाता है तब रिपेयर बढ़ जाती है। इसका मतलब है, जिस लाइन में बोल रहा है, कि जैसे मशीन की कीमत थी 20,000 रुपए थी, तो जब नई नई मशीन आई, आपने पहली साल 20% उस पर काट दिया डेप्रीशन, तो 4,000 रुपये कम हो गया। लेकिन जो पहली साल मशीन चली है उसमें कोई कमी तो आएगी नहीं, तो आप रिपेयर तो कुछ करोगे नहीं। दूसरी साल अब बचा 3,200, तब भी कुछ नहीं हुआ। तीसरी साल अब उसकी कीमत और कम हो गई, तो अब फिर तीसरी साल से मानो कि मशीन में थोड़ी बहुत गड़बड़ी आने लगी, तो तेल पॉलिश उसकी मालिश करने लगे मशीन की, फिर थोड़ा बहुत कुछ उसके इक्विपमेंट खराब हुए तो उसको चेंज कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि जैसे कोई भी चीज होती है नई आती है, तो नई में जब एकदम 20% लग गया डेप्रीशन, उस टाइम तो कुछ मेंटेनेंस की जरूरत पड़ी नहीं। तो जब ज्यादा डेप्रीशन होता है तब रिपेयर कम होता है, और जब कम डेप्रीशन होता है तब रिपेयर ज्यादा होता है। तो ये हमारी कहलाती है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या तो रेटिंग डाउन वैल्यू मेथड इसे बोलते हैं, क्रमागत शेष पद्धति। फिर आगे 10वें नंबर पे लिखा हुआ है स्थायी संपत्तियों पर ह्रास व्यय का उदाहरण है। तो देखो, जो हमारा डेप्रिसिएशन लगता है वो हमारा लगता है रिवेन्यू पर, कि हमको जितना रिवेन्यू जनरेट हुआ है उस पर हम लोग को डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। और दिखाते कहाँ पे हैं? तो इसे दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाते हैं हम लोग, क्योंकि ये खर्चा मानते हैं, एक्सपेंस। ये हमारा होता है, ये हमारा रिवेन्यू नेचर कहा जाता है, खर्चा कहलाता है। फिर आगे 11 नंबर में लिखा है हरा से की स्थायी किस्त पद्धति उपयोगी होती है। तो कब प्रयोगी होती है? तो स्थायी किस्त पद्धति होती है क्योंकि समय के अनुसार यूज की जाती है। तो लिखा है कि संपत्ति का प्रयोग जब समय के अनुसार करते हैं, जैसे संपत्ति 20,000 रुपए की थी और 5 साल के लिए थी, तो 5 से डिवाइड कर दिया तो आ गया हमारा डेप्रिसिएशन। तो फिर बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रिसिएशन। 12 में लिखा है हरास कोफ विधि बनाई जाती है, डेप्रिसिएशन मेथड यूज किया जाता है। किसके लिए यूज करते हैं? तो डेप्रिसिएशन मेथड, हरास कोफ पद्धति हम लोग यूज करते हैं कब? उसमें मैंने बताया था कि हर साल का अमाउंट होता है उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, आखिरी साल उसको बेच के डेप्रिसिएशन फंड में रख देते हैं ताकि नई मशीन लिया जा सके। तो प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एंड आल्सो एक्यूमुलेट द अमाउंट इट्स रिप्लेसमेंट। इसका मतलब है कि हम लोग जो अमाउंट लेते हैं उससे नई वस्तु को खरीद सकें, उसके लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, तो 12 का बी हो गया। 13 में लिखा हुआ है इन केस इन डेप्रिसिएबल एसेट्स आर रिवैल्यूड द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन। तो यदि ह्रास योग संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो ह्रास आयोजित किया जाता है, तो संपत्ति के जीवन के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर। इसका ए आंसर हो जाएगा। इतनी याद रखें एमसीक्यू, वरना फिर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है इतना।